सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 किस चीज़ की बात करता है? परक्विजिट्स की। तो परक्विजिट्स को हम ना 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे परक्विजिट जो टैक्सेबल किसके लिए है? सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। एक ऐसे परक्विजिट्स जो टैक्सेबल किसके लिए? सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए। और एक ऐसे परक्विजिट्स जो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, या फिर क्या है वो टैक्स फ्री परक्विजिट्स। तो सबसे पहले ना टैक्स फ्री परक्विजिट्स के देखना। फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, टेलीफोन फैसिलिटी एट हिज रेजिडेंस। मतलब एम्प्लॉयर ने टेलीफोन की फैसिलिटी दी अपने एम्प्लॉय को, क्या वो टैक्सेबल होगी? नहीं होगी। क्वेश्चन में आ गया टेलीफोन अलाउंस, तो टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल है। अच्छा, अगर मोबाइल फ़ोन दिए तो वो भी टैक्सेबल है। सिर्फ क्या चीज़ टैक्सेबल नहीं है? टेलीफोन फैसिलिटी। नेक्स्ट, एक एम्प्लॉयर जिसका खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रहा है अपने एम्प्लॉय को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए, क्या वो टैक्सेबल है? वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। थर्ड, रेलवे ने अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री या फिर कंसेशनल टिकट्स दी, ये भी चीज़ टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया के सिटीजन्स को अलावेंसेज या परक्विजिट्स दी है, वो सिटीजन्स कहाँ काम कर रहे हैं? इंडिया के बाहर, तो वो चीज़ भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पशन मिली थी अपने को? 10 सबसेक्शन 7। नेक्स्ट, ग्रुप इंश्योरेंस या फिर ESI, ये चीज़ भी टैक्सेबल नहीं होगी। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली है, वो भी टैक्सेबल नहीं हो। नेक्स्ट क्या है? ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। भाई एक एम्प्लॉयर ने किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कराया, तो वो चीज़ भी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं है, एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। फिर 2 और है जो हम लास्ट में डिटेल में देखेंगे, LTC और मेडिकल फैसिलिटीज़। अब एक बार सारे हम नेम देखते हैं। परक्विजिट्स टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। तो स्पेसिफाइड क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। 3 कंडीशंस थी, उन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो एम्प्लॉय क्या बन जाता है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कौन कौन से ऐसे परक्विजिट है जो स्पेसिफाइड में टैक्सेबल होते हैं? पहला क्या है? प्रोविजन ऑफ स्वीपर या फिर गार्डनर। सेकंड, यूज़ ऑफ मोटर कार। यूज़ ऑफ मोटर कार मतलब हमने उसको गाड़ी सिर्फ यूज़ करने के लिए दी है, उसको ट्रांसफ़र नहीं करी। नेक्स्ट क्या है? फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। थर्ड है, फोर्थ क्या है इसके बाद? फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज़। और लास्ट, कंसेशनल टिकट्स अदर देन रेलवेज एंड एयरलाइंस। अब इसमें एक ध्यान ये रखना है कि वैसे तो जो ये 5 परक्विजिट है टैक्सेबल किसके लिए है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन अगर केस ऐसा बन जाता है ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, तो टैक्सेबल किसके लिए हो जाएंगे? सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। अब देखो परक्विजिट, फर्स्ट वाली जो कैटेगरी है, परक्विजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? रेंट फ्री अकोमोडेशन है। सेकंड, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। भाई कोई चीज़ पे करने की लायबिलिटी थी किसकी? एम्प्लॉय की, पे किसने कर दिया? एम्प्लॉयर ने, तो ये चीज़ भी टैक्सेबल किसके लिए होगी? सभी के लिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय। भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया, तो जितना प्रीमियम पे करा वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड। नेक्स्ट क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब एम्प्लॉयर ने अपने कंपनी के शेयर्स मार्केट रेट से कम प्राइस पे इशू कर दिए किसको? एम्प्लॉय को। तो जितने कम पे इशू करे वो अपने को क्या मिल जाएगा? बेनिफिट। एम्प्लॉय की सैलरी में वो क्या हो जाएगा? ऐड। नेक्स्ट, RPF से रिलेटेड पॉइंट। भाई एक तो मैंने 12% वाला देखा था पहले, इस वाले के अंदर क्या था कि भाई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू RPF एक साल में अगर 7.5 लाख से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा वो अमाउंट क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। और उस ज़्यादा का इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अच्छा, ऐसे इसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या पॉइंट था कि अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF एक साल का 2.5 लाख से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं, उसका इंटरेस्ट क्या है? टैक्सेबल हो जाएगा। और अदर्स में किस नाम थे? जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन। तो 2 टाइप की लोन हो सकता है, एक इंटरेस्ट फ्री और एक कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट फ्री मतलब इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करा। कंसेशनल इंटरेस्ट रेट का मतलब मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट चार्ज करें। नेक्स्ट क्या है? यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई हमने एसेट उसको यूज़ करने के लिए दिया, उससे एसेट वापस लेंगे तो यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट। हम उससे एसेट वापस नहीं लेंगे तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। नेक्स्ट परक्विजिट है गिफ्ट या गिफ्ट वाउचर्स। फिर ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन। अच्छा, ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन और LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये दोनों सेम है या अलग अलग है? दोनों में डिफरेंस है कंप्लीट, बहुत दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्या है? फ्री या कंसेशनल फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, क्लब एक्सपेंडिचर और क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर। ये सारे परक्विजिट अपने को एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहला जो अपना परक्विजिट अब स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है? रेंट फ्री अकोमोडेशन। मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया। घर फर्निश्ड भी हो सकता है और अनफर्निश्ड भी हो सकता है। तो फर्निश्ड
अगर है तो अपने को करना क्या होता है, पहले अनफर्निश्ड की वैल्यू निकालेंगे, उसमें फर्नीचर की वैल्यू क्या कर देंगे अलग से ऐड। तो देखो प्रोविजंस क्या है कि अगर अनफर्निश्ड घर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर अदर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सिंपल अपने को क्वेश्चन में दे रखी होगी लाइसेंस फीस, जो हम क्या मान लेंगे परक्विजिट वैल्यू। अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उस केस में दो केस बनेंगे भाई, हम ये देखेंगे जो एम्प्लॉयर ने घर दिया एम्प्लॉय को वो किसका करता है, एम्प्लॉयर का या फिर किसी और का। अगर एम्प्लॉयर का खुद का करता हो और उसने वो एम्प्लॉय को दिए तो 3% याद रखनी है, कौन कौन सी, 5%, 7.5%, 10% ऑफ सैलरी, वो हो जाएगा टैक्सेबल। डिपेंड करेगा पॉपुलेशन कितनी है, कि वो घर जिस सिटी में था उस सिटी की पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी, 40 लाख तक है लेकिन 15 लाख से ज़्यादा है तो 7.5% ऑफ सैलरी, और 15 लाख से भी कम है तो 5% ऑफ सैलरी टैक्स हो गया। अच्छा, अगर वो घर एम्प्लॉयर का था ही नहीं, एम्प्लॉयर ने घर किसी और से किराए पे लिया फिर एम्प्लॉय को दिया तो 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर या लोअर, विच एवर इज लोअर। क्या इस केस में पॉपुलेशन देखनी है, यहाँ पॉपुलेशन को नहीं देखनी। नेक्स्ट देखो इसके बाद कि भाई हमें जो पॉपुलेशन लेनी है वो किस सेंसस की लेनी है, 2011, और अगर हमने एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर भी किया तो वो हम परक्विजिट वैल्यू में से क्या कर देंगे, लेस। नेक्स्ट प्रोविजन आता है कि भाई अगर घर फर्निश्ड होता तो भाई जो अनफर्निश्ड के ऊपर हमने वैल्यू कैलकुलेट की वो तो एज इट इज आएगी, उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना है, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का था तो 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट, और अगर फर्नीचर खुद का नहीं था उसने फर्नीचर भी किसी और से किराए पे लिया था तो एक्चुअल हायर चार्जेस। तो ये ऐड करने के बाद अपने पास आ जाएगा फर्निश्ड वाले घर की वैल्यू। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट देखा, पीवी ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स कैन नॉट एक्सीड, ये हमने देखा, अभी अब देखा नहीं है, कैपिटल गेन वाले चैप्टर के बाद देखा। नेक्स्ट तो आरएफए की कैलकुलेशन में सैलरी में क्या क्या आएगा, सबसे पहले बेसिक डीए कौन सा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्लस कमीशन, कमीशन कौन सा, कमीशन आएगा इसमें टोटल, फिर बोनस, फीस और प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस। ये बस चीज़ इसमें सबसे अपने काम की जो अपने को याद रखना। फिर एक याद ही रखना है कि जो सैलरी ना ड्यू बेसिस पे आएगी, कोई मेरे को एरियर मिला है या फिर एडवांस सैलरी मिले उसको मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं करूँगा। अच्छा, एक ऐसा केस देखा था हमने कि भाई मान लो एक बंदा दो जगह पे जॉब कर रहा है, दोनों जगह से सैलरी मिल रही है उसको और एक जगह से घर मिला है, तो उस घर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, दोनों एम्प्लॉयर्स की सैलरी को ऐड करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर 10, 7.5 या 5% लगाएंगे, फिर सैलरी की वैल्यू आरएफए की वैल्यू आएगी उसमें, राइट। नेक्स्ट देखो अगले पेज पे कि एक पर्सन का ट्रांसफ़र हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको एक टाइम पे दोनों जगह पे घर मिला हुआ है, तो क्या वो दोनों टैक्सेबल होंगे, पहले 90 दिन तक उन दोनों में से जिसकी परक्विजिट वैल्यू लेस आ रही है वो टैक्सेबल होगा, और 90 दिन के बाद से दोनों का एग्रीगेट, दोनों का टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई एकोमोडेशन हमने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जो कि टेम्परेरी नेचर का है या फिर रिमोट एरिया में, तो वो चीज़ टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है कि एम्प्लॉयर ने एकोमोडेशन प्रोवाइड किया होटल के अंदर, तो परक्विजिट वैल्यू क्या आएगा, या तो 24% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन इसमें पॉइंट था कि ट्रांसफ़र की वजह से सिर्फ 15 दिन के लिए होटल की फैसिलिटी दी है तो परक्विजिट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, 15 दिन से ज़्यादा के लिए फैसिलिटी दी है तो कैलकुलेट हम करेंगे इसमें। नेक्स्ट पेज पे देखो, अब नेक्स्ट परक्विजिट आता है अपना ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल हो जाता है हर एक एम्प्लॉय के लिए। जैसे इसके अंदर एग्जांपल है कि अगर जो सर्वेंट है वो एम्प्लॉय ने खुद ने अपॉइंट करा था तो उसकी सैलरी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, एम्प्लॉय की। सैलरी किसने पे कर दी, एम्प्लॉयर। टैक्सेबल किसके लिए होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय या फिर सभी के, टैक्सेबल हो जाएगा सभी। एक और एग्जांपल जो इसमें लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयज़ का प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया एम्प्लॉयर, तो वो भी एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड, क्योंकि ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉय की, पे किसने कर दिया, एम्प्लॉयर। नेक्स्ट इसके बाद देखो अपने पास जो नेक्स्ट परक्विजिट है वो क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी है बहुत सारी, तो ये हम देख चुके, लगभग वही चीज़ रिपीट हो रही है। लाइफ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा है, तो वो प्रीमियम एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड, टैक्सेबल। अगली जो 3 पॉलिसीज है, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस, ये तीनों टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, एक इंश्योरेंस हमने और देखा था, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी भाई, देखो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम पे करा है ना, उसकी तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगी पेड अमाउंट, ठीक है। जो पैसा वापस मिलेगा किसको मिल सकता है, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय की फैमिली को। एम्प्लॉयर को मिला तो पीजीपी में टैक्सेबल, एम्प्लॉय को मिला तो सैलरी में, एम्प्लॉय की फैमिली को मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
नेक्स्ट परक्विजिट अपने पास क्या आता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसमें परक्विजिट वैल्यू क्या आएगी भाई, मार्केट वैल्यू देखो, सेम शेयर मार्केट में किस प्राइस का मिल रहा है, माइनस कर दो कि एम्प्लॉयर ने अपने को ये शेयर कितने में दिए, तो जो डिफरेंस बचेगा वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इससे आगे के जो प्रोविजन है वो अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, तो हम वो नहीं देख रहे। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट परक्विजिट क्या आता है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स या फिर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन। भाई एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया मार्केट रेट से कम रेट पे, तो अपने को किस इंटरेस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा भाई, एसबीआई कितना रेट चार्ज करता है लोन पे, किस दिन का रेट लेंगे हम, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, उन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट। इस डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट को किस पे अप्लाई करेंगे, हर मंथ का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जिससे अपने पास क्या आ जाएगी, परक्विजिट वैल्यू। अच्छा, कब कब लोन का परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगा, अगर लोन कितनी अमाउंट का है, 20,000 तक का, या फिर लोन जो हमने लिया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो कोई भी लोन के रिस्पेक्ट में परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट परक्विजिट क्या आता है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। भाई एम्प्लॉयर ने कोई एसेट दे दिया अपने एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए, तो लैपटॉप या कंप्यूटर दिया तो टैक्सेबल नहीं होगा। क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि हमने एम्प्लॉय को लैपटॉप दिया, वो लैपटॉप से अपने पर्सनल काम भी कर रहा है, प्राइवेट यूज़ भी कर रहा है, पर्सनल यूज़ भी कर रहा है, तो क्या लैपटॉप टैक्सेबल होगा, तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन कोई और एसेट दिया लैपटॉप या कंप्यूटर के अलावा, तो वो टैक्सेबल है। कितना टैक्सेबल होगा, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट या एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस मे बी। भाई खुद का एसेट था तो 10% पर एनम कॉस्ट, एसेट किराए पे लेके फिर एम्प्लॉय को दिया तो एक्चुअल हायर चार्जेस, और जो भी हमने अमाउंट रिकवर किया एम्प्लॉय से वो इसमें से क्या कर देंगे, लेस। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हमने एसेट ही सामने वाले को ट्रांसफर कर दिया, हम उससे वापस नहीं लेंगे, हमने कहा भाई एसेट ही दे रहा होगा, तो अपने को परक्विजिट वैल्यू में क्या लेना है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू। अब इसमें 3 कैटेगरीज है। सबसे पहले कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रिक गैजेट, सेकंड मोटर कार, थर्ड एनी अदर एसेट। डेप्रिसिएशन किस किस रेट से लगाएंगे, कंप्यूटर पे 50%, कार पे 20%, कोई और एसेट है 10%। मेथड कौन सा यूज करना है, कंप्यूटर पे WDV और कार पे WDV, एनी अदर एसेट SLM। तो 50, 20, 10, WDV SLM, कंप्यूटर, कार, एनी अदर एसेट। नेक्स्ट है गिफ्ट या गिफ्ट वाउचर। कैश गिफ्ट है तो क्या मानेंगे, फुल्ली टैक्सेबल, और कोई गिफ्ट है अदरवाइज तो अपने को क्या देखना है, वैल्यू कितनी है। अगर 5,000 तक है वैल्यू तो टैक्सेबल नहीं, 5,000 से ज़्यादा है तो अपने 2 ट्रीटमेंट देखी थी। भाई सपोज एम्प्लॉयर ने 7,000 का गिफ्ट दिया अपने एम्प्लॉय को, 5,000 है, यहाँ 5,000 आएगा, 5,000 आएगा, तो 5,000 के अकॉर्डिंग देखना, 50,000 वो दूसरी लिमिट है। तो अगर गिफ्ट देखो 5,000 तक है ना तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर गिफ्ट 5,000 से ज़्यादा है, ठीक है, 7,000 का होगा, तो 2 ट्रीटमेंट थी, या तो पूरा 7,000 टैक्सेबल या फिर सिर्फ एक्सीडिंग 2,000। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट परक्विजिट है अपने पास में ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन। तो इसमें अपने को क्या देखना है कि भाई एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कहीं बाहर भेजा है घूमने के लिए, तो वो ना एक होटल के अंदर स्टे करता है, वो होटल अगर एम्प्लॉयर का ही है, फैसिलिटी मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो कितना टैक्सेबल होगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा ये सिमिलर होटल कोई और कंपनी भी मेंटेन कर रही होगी, वो होटल कितने पब्लिक से चार्ज करता है, किसी और होटल का पब्लिक का जो प्राइस है वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड। लेकिन अगर दूसरा केस है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बाहर घूमने के लिए भेजा, ठीक है, और वो है ना किसी और होटल में स्टे कर रहे हैं, एम्प्लॉयर का खुद का होटल नहीं है, तो एक्सपेंडिचर इनकम क्या बन जाएगा, परक्विजिट। याद रखना है भाई, आईटीसी ने अपने एम्प्लॉय को बाहर भेजा घूमने के लिए, तो वो बाहर जाकर आईटीसी के होटल में ही रुका, तो परक्विजिट पे कितना आएगा, जो कोई और होटल आईटीसी के अलावा कोई और होटल पब्लिक से जो पैसा चार्ज करता है वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड। दूसरा केस, रिलायंस ने अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजा और वो एम्प्लॉय आईटीसी के होटल में रुका, तो इसमें क्या आएगा, एक्सपेंडिचर इनकम। फिर इसमें 2 केस हमने और देखे, जो क्या थे कि भाई अगर हमने एम्प्लॉय को बाहर घूमने के लिए भेजा, हमने बाहर घूमने के लिए नहीं बल्कि हमने काम के लिए भेजा, काम था 5 दिन का, ठीक है, और वो उसने बाहर 7 दिन लगा दिए, कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए, 2 दिन, टोटल खर्चा लगा 70,000 का, तो टैक्सेबल कितना होगा, 20,000, क्योंकि 5 दिन को तो क्या था, ऑफिशियल यूज। एक और इसमें हमने क्या चीज़ देखी कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हमने ना उसको काम के लिए भेजा था बाहर, लेकिन वो अपने साथ में किसी और पर्सन को भी लेके गया, ठीक है, तो टोटल खर्चा आएगा 1 लाख का, टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 50,000 का, कि जो किसी और ने उसको कंपनी किया है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं। नेक्स्ट परक्विजिट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्री या कंसेशनल फूड एंड
नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस। इसमें पहला पॉइंट क्या देखा कि हमने उसको टी एंड स्नैक्स प्रोवाइड करे हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, तो वो चीज़ टैक्सेबल है या नहीं है? वो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, फूड प्रोवाइड किया है तो देखो, अगर वर्किंग आवर्स में रिमोट एरिया में प्रोवाइड किया वो चीज़ टैक्सेबल नहीं होगी। उसके अलावा अगर उसको हमने ऑफिस के अंदर ही फूड प्रोवाइड किया वर्किंग आवर्स में तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, अगर वैल्यू पर मील कितनी हो, अप टू ₹50। एक और ऑप्शन था कि भाई अगर उसको हम कूपन दे रहे हैं जो वो बाहर जाके किसी ईटिंग पॉइंट्स पे यूज़ कर सकता है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, अगर वैल्यू कितनी है पर मील 50 तक। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो कूपन वाला है ना, ये वाला अपने को बेनिफिट सिर्फ ऑप्शनल में मिलेगा, और लंच का जो 50 है उसका बेनिफिट अपने को कौन से रीजन में मिलेगा? दोनों। नेक्स्ट इसके बाद देखो परक्विजिट अपने पास क्या आता है, क्लब एक्सपेंडिचर का। तो क्लब एक्सपेंडिचर में हमने 3-4 पॉइंट्स देखे थे। पहला पॉइंट क्या था कि हमने कुछ हेल्थ या स्पोर्ट्स क्लब की फैसिलिटी सभी एम्प्लॉयज़ को दे रखी है यूनिफॉर्मली, तो वो चीज़ टैक्सेबल है या नहीं है? वो चीज़ टैक्सेबल नहीं होगी। सेकंड कि हमने कोई क्लब का एक्सपेंडिचर किया जो हमारे बिजनेस पर्पसेस के लिए था, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए था, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा कोई और केस है तो टैक्सेबल हो जाएगा। कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? एक्सपेंडिचर इनकम। फिर एक पॉइंट हमने और देखा कि एम्प्लॉयर ने क्लब की मेंबरशिप पे करने, एक्वायर करने के लिए कोई कॉर्पोरेट फीस पे करी है, इनिशियल मेंबरशिप फीस पे करी है, क्या वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा? वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड नहीं होगा। और लास्ट देखो, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर। तो इसमें एक याद क्या रखना है कि भाई देखो, क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिला रखा है, जो भी बिल आते हैं कौन पे करता है? एम्प्लॉयर। तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का जो यूज हुआ है ना, वो ऑफिशियल यूज हुआ है, ऑफिशियल पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसके बाद जो स्टार्ट होंगे ना नेक्स्ट परक्विजिट, वो है अपना लीव ट्रैवल कंसेशन। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें रखी है, अपने को याद क्या रखना है, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि देखो, लीव ट्रैवल कंसेशन की एग्जम्पशन कोई भी एम्प्लॉय मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए अवेल कर सकता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है कि भाई अगर सिंगल चाइल्ड के बाद ट्विंस है, टोटल 3 चाइल्ड हो गए, क्या तीनों की एग्जम्पशन मिल जाएगी अपने को? हाँ, मिल जाएगी। लेकिन पहले ट्विंस है, उसके बाद एक और चाइल्ड है, तो सिर्फ 2 की एग्जम्पशन मिलेगी, थर्ड की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। बाकी और कुछ चीज़ देखने की इसमें नीड है। तो नेक्स्ट परक्विजिट क्या आता है अपने पास में? मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी तो अपने को याद क्या क्या रखना है? पहला पॉइंट कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराई, टैक्सेबल है या नहीं है? नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुई तो भी टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, अप्रूव्ड हॉस्पिटल एंड प्रिस्क्राइब डिजीज, ये केस है तो भी टैक्सेबल नहीं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस कराया तो टैक्सेबल नहीं है। या फिर नेक्स्ट क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो एम्प्लॉयर ने खुद ने एम्प्लॉय ने खुद ने करा लिया, लेकिन हमने उसको रिम्बर्स किया तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। लास्ट इसमें पॉइंट क्या है कि हमने एम्प्लॉय की ट्रीटमेंट कराई है आउटसाइड इंडिया, तो उसमें देखो 3 टाइप के खर्चे लगे होंगे। कौन कौन से? एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट के, और ट्रैवल के, और एक स्टे अब्रॉड के। तो भाई ये तीनों तभी एग्जेंट होंगे अगर ये आरबीआई की लिमिट के अंदर। आरबीआई की लिमिट से ज़्यादा है तो क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। दूसरा कि जो ट्रैवलिंग का खर्चा है ना, पेशेंट और अटेंडेंट का, ये वाला खर्चा एग्जेम्प्ट होगा अगर उस पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? अप टू ₹8 लाख। अगर ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो ये वाला खर्चा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। फिर हमने लास्ट में देखा है इसमें कि मीनिंग ऑफ फैमिली, कि एलटीसी और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए फैमिली का मतलब क्या है? यहाँ पे अपने को देखना है कौन कौन आएगा फैमिली में। एक तो स्पाउस और एक चिल्ड्रन, ये आएंगे हमेशा। उसके अलावा 3 पर्सन्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स, इनको हम फैमिली में कब कंसिडर करेंगे? अगर ये होली या मेनली डिपेंडेंट किस पे है? एम्प्लॉय पे। अगर एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट नहीं है तो इनको फैमिली का पार्ट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे अपने परक्विजिट कौन से कंप्लीट हो गए? टैक्स फ्री परक्विजिट्स या फिर टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। नेक्स्ट परक्विजिट स्टार्ट कौन से होंगे? परक्विजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, जो हम देखेंगे अब नेक्स्ट पार्ट।